Assalamualaikum guys, welcome back to the Accountancy Union. Hope so you all are doing well. ये वीडियो एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे है जो कि कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है जिसको मटेरियल की एंट्रीज का कॉन्सेप्ट चाहिए था। अगर आपको भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उस टॉपिक की वीडियो इजी कॉन्सेप्ट में बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। आप लोगों की लाइक से, शेयर से और सब्सक्रिप्शन से ये मोटिवेशन आती है कि हाँ, ये वीडियोस और बनानी चाहिए क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है, उनको मेरे लेक्चर्स की जरूरत है, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं वीडियोस डालती हूँ। अदरवाइज फिर वीडियो बनाने का सच कोई पर्पस नहीं होता। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है मटेरियल का। जो मटेरियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर MA1 मटेरियल का टॉपिक है, उसके लिए बाकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। ये एंट्रीज का टॉपिक एक रह गया है जिसको आज हम कंप्लीट करते हैं। और जो कॉन्सेप्ट जिसको इनका रिकॉर्डिंग जो काउंटिंग है मटेरियल की वो नहीं समझ आ रही, वो इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट, ये हम डेबिट और क्रेडिट बाद में देखते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। फर्स्ट हमें रिकॉर्डिंग के लिए जब मटेरियल की अकाउंटिंग हमने करनी है, वट एवर आपको मटेरियल की अकाउंटिंग करनी है, लेबर की करनी है, जो भी आपको अकाउंटिंग करनी है, उसके लिए आपको फर्स्ट ये समझना है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या कहता है वर्सेस इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है, इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर करना है, देन आपको फिर समझ आएगी कि एंट्रीज आप रिकॉर्ड कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग करोगे। यहाँ पे इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग की एंट्रीज पास हुई हुई हैं, कॉन्सेप्ट मेंशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो MA1 पूरा पढ़ लेते हैं, MA2 पूरा पढ़ लेते हैं, सारा मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ लेते हैं, बट उनको कभी भी ये समझ नहीं आती कि इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग में डिफरेंस क्या है। एंट्रीज सामने है, यहाँ पे एंट्रीज को देख के कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ सकता है कि क्या कॉन्सेप्ट, क्या लॉजिक, कैसे ये दोनों डिफरेंट है। इसके पीछे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम वाले ये मैनेजर्स या जो इंटीग्रेटेड सिस्टम वाले लोग होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट या फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसको, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको आप एक ही जगह पे कंबाइन रिकॉर्ड करो, एक ही जगह पे कंबाइन रिकॉर्ड करो। मैं इस एंट्री में भी आपको बताऊंगी कि इसमें क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट है और क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का या कॉस्ट अकाउंटिंग का एस्पेक्ट है, कैसे आपको आपने उसको डिफरेंस देना है। कंबाइन यानी कि सेम प्लेस के ऊपर आप दोनों अकाउंटिंग को सेम प्लेस के ऊपर, उसके लिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन है, रीजन क्या है कि आप जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर एंड पे होती है। ईयर एंड पे हमने करनी होती है, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी कि हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वट एवर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं। अब उसके लिए ये मैनेजर कहते हैं कि हमें अलग अलग अगर सेपरेट अकाउंटिंग होगी तो ढूंढने चीजें सेट करने में प्रॉब्लम होगी, इतना ज्यादा काम का बर्डन बनेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक ही इंटीग्रेटेड फॉलो करते हैं, यानी कि एक ही जगह पे रिकॉर्ड करते हैं ताकि रिपोर्ट्स को बनाना आसान रहे। इंटरलॉकिंग वाले कहते हैं नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो अकाउंट्स हैं उनको हम सेपरेट करेंगे रिकॉर्ड, उनके लिए हम सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए हम सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे। हमें इनको मिक्स नहीं करना, यानी कि एक ही जगह पे रिकॉर्ड नहीं करना। आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जो MA1 है इसकी बुक के स्टार्ट के चैप्टर्स पढ़े होंगे, इसका मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो हमारी इंटरनल होती है, इंटरनल यानी कि पर्सनल यूज के लिए होती है, ये आपको कहीं पे पब्लिश नहीं करनी होती। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको लीगली बाय लॉ पब्लिश करनी होती है, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके लिए। तो ये लोग कहते हैं कि हमें सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड चाहिए, कॉस्ट का सेपरेट, मैंने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका सेपरेट रिकॉर्ड। तो उसके लिए फिर हमें सेपरेट रिकॉर्डिंग करनी है। तो दो सिस्टम है जो कि कहते हैं कि हमें सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड करना है। तो अब हम लोग एंट्रीज देखते हैं कि मटेरियल की एंट्रीज हम कैसे पास करेंगे। तो मटेरियल की एंट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी पास हैं, बट हम इसका कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक समझेंगे।
एक सेकंड में व्हाइट बोर्ड शेयर कर लूँ, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको लॉजिक देने हैं। ओके, तो हम लोग समझते हैं कि मटेरियल के लिए हमने एंट्री कैसे पास करनी है। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परचेज ऑफ मटेरियल की एंट्री पास करते हैं। परचेज ऑफ मटेरियल। अब आपने इसको लॉजिकली समझना है। परचेज ऑफ मटेरियल, हमने मटेरियल परचेज किया। मटेरियल परचेज किया तो जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो एंट्री क्या पास करेगा, वर्सेस इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो क्या एंट्री पास करेगा। इंटीग्रेटेड वर्सेस इंटरलॉकिंग क्या एंट्री पास करेगा। इंटीग्रेटेड का हमने क्या कहा था कि वो लोग क्या कहते हैं कि हमें सेम जगह पे दोनों चाहिए। सेम यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट सेम जगह पे चाहिए, ये सेपरेट सेपरेट। तो परचेज ऑफ मटेरियल के अंदर अब एंट्री हम पास क्या करेंगे, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। आप FA1 पढ़ रहे हैं पैरालल, ये पैरालल इसका MA1 के साथ आप पैरालल FA1 का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि एंट्री पास करनी है। अब आप लोग, मैंने ये बात की कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग FA1 साथ साथ पढ़ रहे होंगे। FA1 के अंदर जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा उसने आपको बताया होगा डेड क्लिक रूल। अगर नहीं बताया तो इट्स ओके, हम यहाँ पे देख लेते हैं डेड क्लिक रूल का क्या रूल होता है, मतलब ये क्या हमने करना है इसको। यहाँ पे हमने करना है सबसे पहले डी। डी स्टैंड फॉर डेबिट, डी से डेबिट, ई फॉर एक्सपेंस, A for assets एंड D फॉर ड्राइंग्स। ये वाला रूल आपने पढ़ा होगा। ये डेबिट कब होता है, जब ये सारी चीजें इंक्रीज होती हैं। ये सारी चीजें इंक्रीज होती हैं, मतलब ये जब बढ़ेगा तो इनका बैलेंस इंक्रीज होगा तो ये डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, जब इनका बैलेंस इंक्रीज होगा तो ये डेबिट हो जाएंगी। और अगर इनका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इनका बैलेंस अगर डिक्रीज कम हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, नॉर्मली ये रूल है। रूल क्या कहता है कि डेबिट करो एक्सपेंसेस को, एसेट्स को, ड्राइंग्स को इफ दे आर इंक्रीजिंग, अगर उनका बैलेंस बढ़ रहा है यानी कि वो हमारे पास ज्यादा आ रही है तो। फिर CLIC क्रेडिट, क्रेडिट लाइबिलिटीज इनकम, CLIC है, सॉरी के मैंने लिख दिया। लाइबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल, लाइबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल, इनको हमने क्रेडिट करना है। क्यों करना है, जब इनका बैलेंस इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो इनको हम क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होगा तो इनको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, डिक्रीज होगा तो इनको हम डेबिट करेंगे। ये आपने इन दोनों को पैरेलल देखना है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, CLIC।
अब आपने एंट्रीज पास करनी है तो एंट्रीज में ये रूल अप्लाई होगा, इसलिए मैंने ये रूल पहले लिखा है। ये रूल आपने अंडरस्टैंड करना है, उस रूल को याद रखना है। अगर ये वाली चीजें बढ़ रही होंगी तो ये डेबिट होगा, अगर ये वाली चीजें इंक्रीज हो रही होंगी तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज हो रही होंगी तो ये डेबिट होगा, रिवर्स होगा। तो अब देखें, हमारे पास मटेरियल, हमने मटेरियल परचेज किया है। मटेरियल हमारे पास क्या है, मटेरियल हमारे पास आएगा तो मटेरियल हम जो लेंगे वो हम उससे हम इन्वेंट्री बनाएंगे। इन्वेंट्री फॉर द पर्पज ऑफ सेल होती है। इन्वेंट्री हमने क्यों मंगवाई है, इन्वेंट्री क्यों बनाएंगे, यूनिट्स हम क्यों बनाएंगे, बिजनेस के लिए। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो वो हमारे लिए एसेट होगा, मटेरियल हमारे लिए एसेट होगा। यानी कि वो हम सेल करके पैसा कमाएंगे और वो जब हम खरीदेंगे तो वो एसेट होगा। जब मटेरियल हमने खरीदा तो इट मीन के मटेरियल हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मटेरियल, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, डेबिट। मैंने क्यों इसको डेबिट किया, मैंने लॉजिक बताया, क्योंकि मटेरियल एसेट है और मटेरियल बढ़ रहा है, यानी कि हमने खरीदा है तो हमारे पास ज्यादा मटेरियल आ रहा है। मटेरियल को डेबिट करेंगे टू क्रेडिट, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हमारे पास क्या होगा। हम अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम के अकॉर्डिंग है, इंटीग्रेटेड के अंदर तो फाइनेंशियल और हमने मैनेजमेंट को सेम रखना है। फिर मटेरियल कैसे हमने खरीदा होगा, या तो हमने कैश पे किया होगा, या हमने चेक दिया होगा, या हमने जो क्रेडिटर्स हैं, यानी कि क्रेडिटर्स का नाम लिखना है, सप्लायर्स हैं, उनसे उधार लिया होगा, उस कंपनी का नाम लिखना। अब आप इस एंट्री को समझो। ये वाला जो एस्पेक्ट है मटेरियल का, कंट्रोल अकाउंट का, ये वाला अकाउंट आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अकाउंट है। यानी कि इंटरनली मटेरियल को हम यूज करने के लिए, वो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए वो हमने बनाया है। और ये हमारा कॉस्ट या मटेरियल के लिए जो हमने बनाया है, कॉस्ट का मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट का एस्पेक्ट है। लेकिन कैश, बैंक या क्रेडिटर, ये इसका ताल्लुक किसके साथ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। कैश, फाइनेंशियल मतलब पैसा, फाइनेंस, मनी। तो एक एंट्री फाइनेंशियल अकाउंट, एक एंट्री का एस्पेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों को मिला के एक जगह पे रिकॉर्ड किया तो इंटीग्रेटेड सिस्टम। दोनों को मिला के एक जगह पे रिकॉर्ड किया तो इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटरलॉकिंग वाले क्या करेंगे, पहला अकाउंट तो सेम आएगा, एसेट इंक्रीज हुआ तो मटीरियल, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, डेबिट। क्यों क्यों डेबिट किया, क्योंकि एसेट बढ़ा, एसेट हमारा इंक्रीज हुआ। क्रेडिट क्या होगा, डेफिनेटली हम पर्सनल जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो या ये जो अकाउंटिंग हम इंटरनल कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, कॉस्ट की मैनेजमेंट के लिए, देखने के लिए कि हमारा मटेरियल जो आया है वो कितने का आया, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। क्रेडिट क्या हो जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। तो अब आप जरा डिफरेंस देखो, इंटीग्रेटेड के अंदर हमने पैसे वाले एस्पेक्ट को डाला, इंटीग्रेटेड के अंदर हमने ये मॉनिटरी एस्पेक्ट है, मॉनिटरी एस्पेक्ट को हमने शामिल किया। इधर हमने कॉस्ट के एस्पेक्ट को शामिल किया, तो ये वाले में पैसे की तो कहीं बात ही नहीं आई, पैसे की तो हम इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे यहाँ पे, तो ये सेपरेट हो गया, इधर पैसा तो नहीं इन्वॉल्व है, इधर पैसा इन्वॉल्व है, तो ये दोनों सेम जगह पे आ गए। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाले पैसे को इन्वॉल्व करके इंट्रीज करेंगे, ये वाले पैसे को नहीं इन्वॉल्व करेंगे। ये डिफरेंस है इंटीग्रेटेड एंड इंटरलॉकिंग का। अब चलते हैं हम अपनी इंट्रीज को, अब प्रॉपर जो हमारी इंट्रीज हैं उनको पास करने के लिए। तो अब हम प्रॉपर इंट्रीज पास करते हैं। ये इंट्रीज आपको मैं इस तरह जुबानी भी बता सकती हूँ, बट ये है कि ये इंट्रीज सामने होंगी तो आपको जरा ज्यादा समझ आएगी। अब जब भी हम मटेरियल करेंगे परचेज या मटेरियल होगा, अब आप देखो, लेट से आपका बिजनेस है 2001 से, 2001 से अभी हम किधर हैं, 2024 के अंदर, 2024 के अंदर। इस टाइम आपके बिजनेस के अंदर कुछ मटेरियल ऑलरेडी तो पड़ा हुआ होगा, ऑलरेडी मटेरियल पड़ा हुआ होगा। जो ऑलरेडी मटेरियल पड़ा हुआ है वो आपका क्या है, वो एसेट है। तो इट मींस कि ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल इज डेबिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो डेबिट, ऑलरेडी हमारा करंट एसेट है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो तो हमारा एसेट है, वो एसेट होगा ऑन द डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड पे क्या होगा, जाहिर है मटेरियल एसेट है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट
हमारा जो मटेरियल को कंट्रोल करने वाला अकाउंट। ओके, परचेज की आपको समझ आ गई कि परचेज क्या करना है। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि वो एसेट बढ़ा। डेड क्लिक याद रखना है, DEAD और GLIC, ये आपने याद रखना है। ये कब डेबिट इंक्रीज होगा? जब कब डेबिट होगा? जब इनका बैलेंस इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। इंक्रीज डेबिट आ जाएगा और डिक्रीज क्रेडिट आ जाएगा, और ये रिवर्स हो जाएगा, इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज हमने पास कर लिया। अब यहाँ पे देखें कैश और बैंक की इन्वॉल्वमेंट है तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम, और यहाँ पे कहीं पे कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम। और जो आप MA1 MA2 के अंदर या F2 के अंदर एंट्रीज पास करते हैं, आपने याद रखना है कि आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते। आपने हर जगह पे एंट्री जो पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर करनी है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम पे जाना है। अच्छा, अब हमने क्या किया? दूसरी एंट्री क्या? मटेरियल हमने क्यों खरीदा होगा? मटेरियल हमने क्यों परचेज किया? मटेरियल हमने परचेज किया ताकि उससे हम प्रोडक्ट बना सकें। उससे हम प्रोडक्ट यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स बना सकें और प्रोडक्ट बना के सेल कर सकें। प्रोडक्ट बना के सेल कर सकें, इन्वेंट्री। तो मटेरियल जब हमने लिया, रॉ मटेरियल कौन सा होता है? जिसके ऊपर वर्क करके उससे प्रोडक्ट बनानी होती है। अब उस मटेरियल को के ऊपर काम करके हमने प्रोडक्ट बनानी है। तो दूसरा, हमारी दूसरी फर्स्ट एंट्री तो परचेज ऑफ मटेरियल की हो गई, वो हमने दोनों सिस्टम से कर लिया। दूसरी एंट्री क्या होगी? इशू टू प्रोडक्शन, इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और कौन सा मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? मेन मटेरियल। मेन मटेरियल अगर घर है तो उसके लिए इंटेन मैन, शर्ट है क्लॉथ, उसके लिए मैन मटेरियल। तो मेन मटेरियल, मेन मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल को जो डील करते हैं वो क्या, कौन सा अकाउंट हम डील कर रहे हैं, किसके थ्रू हम डील कर रहे होते हैं? अब आपने समझना क्या है? इस एंट्री को एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। जिस स्टूडेंट ने कमेंट किया था उसने कहा था कि मुझे एग्जाम्पल दे के बताइएगा कि किस तरह ये एंट्रीज पास हो रही है। अब आप देखो कि मटेरियल जो था, मटेरियल, वो मटेरियल अकाउंट में हमने रिकॉर्ड किया जब हमारे पास आया। जब हमने हमारे पास आया, एसेट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ था तो हमने उसको डेबिट किया था। अब इसमें से हम प्रोडक्शन में भेज रहे हैं, इसमें से मटेरियल, जैसे अगर यहाँ पे 500 केजी मटेरियल है तो हमने 100 केजी मटेरियल इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये वाला अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? ये वाला अकाउंट हमारा लेस हो रहा है। ये कौन सा अकाउंट है? ये एसेट वाला अकाउंट है। इसमें एसेट पड़ा हुआ है ना, मटेरियल एसेट है, वो कम हो रहा है। एसेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा? एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो आप देखो अगली एंट्री में मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हुआ हुआ है। अगली एंट्री में मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हुआ हुआ है। और डेबिट क्या हो रहा है? डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कौन सा अकाउंट है? वर्क इन प्रोग्रेस वो अकाउंट है जिसके अंदर हमारा जो यूनिट्स हैं वो बनेंगे। और यूनिट्स बनेंगे तो यूनिट्स भी तो हमारा एसेट ही है। यूनिट्स जिसमें बन रहे वो भी तो हमारा एसेट है। अब एक अगला अकाउंट एसेट का इंक्रीज हो रहा है, अगला अकाउंट जो कि रिलेटेड टू एसेट है वो इंक्रीज। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। ये क्यों डेबिट हुआ? लॉजिक क्या है कि अब देखो, मटेरियल अकाउंट में से, यहाँ पे शायद बहुत ज्यादा राइटिंग मैंने कर दी है तो शायद आपको समझ ना आए। मटेरियल अकाउंट में से वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल गया, इधर 100 केजी कम हुआ, एसेट का एक अकाउंट कम हुआ तो इधर 100 केजी इंक्रीज हो गया, तो ये वाला डेबिट होना चाहिए ना। इसमें तो एसेट, इसमें भी तो एसेट ही है। तो वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, तो क्रेडिट क्या हुआ? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि एसेट डिक्रीज हुआ है, 500 केजी में से 100 केजी निकल गया तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा ये। देन अब वर्क इन जो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है, थर्ड एंट्री हमारी क्या होती है? इन डायरेक्ट मटीरियल। इनडायरेक्ट मटीरियल, अब इनडायरेक्ट मटीरियल, मटीरियल भी तो एसेट ही है, बट इनडायरेक्ट मटीरियल जो कि IDM, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को डील करने के लिए हमने कंबाइन एक अकाउंट बनाया हुआ होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जो कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, यानी कि उन यूनिट्स को बनाने वाले इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। जैसे अगर कपड़ा सिलाई करना है तो उसके लिए धागा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल है, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल है। और जो आपका बटन्स हैं, जो छोटी चीजें आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल में जाती हैं। तो अब मटेरियल जो इनडायरेक्ट मटेरियल का अकाउंट है,
एक सेकेंड को थोड़ा इरेज कर लेते हैं। जो अब आप देखो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल, अब मटेरियल चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मटेरियल हमने खरीदा हुआ है वो हमारा एसेट है। इनडायरेक्ट मटेरियल का लेट सपोज ये हमारे पास बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास 100 kg पड़ा हुआ है, ठीक है, 100 kg इनडायरेक्ट मतलब इसमें छोटी चीजें रखी हैं, बर्तन रखे हैं, धागा, ये धागा हुआ है, ये छोटी जो हमारे ये लुब्रिकेंट्स वाली चीजें होती हैं, कीले होते हैं, गर हुआ है, ये चीजें। अब इनडायरेक्ट मटेरियल भी हमने किधर इशू किया है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, यानी कि प्रोडक्शन को हमने। तो इसमें से अब प्रोडक्शन ओवरहेड आप कह रहे होगे कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी यूनिट्स बन, इसके अंदर भी प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट हमारा एसेट है, ये भी रिलेटेड, ये प्रोडक्शन ओवरहेड भी एसेट्स रिलेटेड अकाउंट है। तो ये वाला अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, एसेट इंक्रीज तो डेबिट। तो मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड को डेबिट कर दिया, और मैंने क्रेडिट किसको किया, क्रेडिट मैंने मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को किया। उसकी रीजन क्या है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, जो ये वाला वो अकाउंट है जिसके अंदर सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। अब इसमें से 100 kg प्रोडक्शन ओवरहेड को गया, तो इनडायरेक्ट मटेरियल का जो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है वो तो लो लेस हो रहा है, तो उसमें से तो मटेरियल जा रहा है, तो लेस डिक्रीज होना मीन क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, तो इसलिए हमने क्रेडिट किया। उसके बाद अगर मटेरियल रिटर्न होता है, तो अगर मटेरियल रिटर्न होता है, तो रिटर्न रिटर्न होता है, तो चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से हो या चाहे जो चाहे डायरेक्ट मटेरियल सॉरी आए या चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल आए, आपने इन्हीं दोनों एंट्रीज को रिवर्स कर लेना है, आपने इन्हीं दोनों, क्योंकि मटेरियल आएगा कहाँ से, रिटर्न कहाँ से होगा, अगर डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हुआ है तो वो किधर, उसकी एंट्री हमने किधर पास की थी, ये वाली डायरेक्ट मटेरियल की थी। तो डायरेक्ट मटेरियल किधर से आया होगा, वर्क इन प्रोग्रेस से वापस मटेरियल में आ गया होगा। तो जो आपने ऊपर ये वाली एंट्री पास की हुई है, ये वाली वर्क इन प्रोग्रेस टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, उसमें आप देखो कि इसमें से अब वापस इधर आएगा, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट हो जाना चाहिए और इसको क्रेडिट हो जाना चाहिए, ये रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हो गया, सेम इसी तरह ये वाली एंट्री पास भी होगी। तो इस तरह से आपने एंट्री पास करनी है, और अमाउंट वो जो दी हुई होगी वो ऐसे ही आपने मेंशन करनी है। और डेबिट क्रेडिट को आपने इक्वल हमेशा करना, काउंटिंग के अंदर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, ये रूल आपने याद रखना है। इधर अगर आपने 100 kg लिखा है, तो इधर भी आपको 100 kg ही करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से एंट्रीज पास होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है एग्जाम्पल, तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं, उसको भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब बात आती है कि ये सारे अकाउंट, ये सारी जो एंट्रीज हैं, इनको एट एंड हमने क्या करना होता है, ये तो अभी हमने नॉर्मली जर्नल एंट्रीज पास की, इसको हमने कहाँ पे लेजर में पोस्ट भी करना होता है। लेजर मीन्स जो आपका टी अकाउंट होता है, उसका टी अकाउंट भी हमने बनाना होता है। अब मटेरियल का जो टी अकाउंट होगा, टी अकाउंट का रूल क्या होता है, टी अकाउंट का रूल ये होता है कि आपने क्या करना होता है कि आगे जाके आपने हर अकाउंट को जो डेबिट है वो उसको डेबिट, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट करना है, बट उसकी ऑपोजिट रीजन की वजह से, लिखते इधर क्या है, ऑपोजिट रीजन। तो अगर हम मटेरियल का टी अकाउंट, ये तो वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कौन सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है, वहां से भी आपको आना चाहिए कि टी अकाउंट लेजर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम डेबिट बनाएंगे, यहाँ पे हम क्रेडिट लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड पे मैंने पहले यहाँ पे आप देखें, ये लिखी हुई बात है कि ओपनिंग बैलेंस जो पिछला पड़ा हुआ होगा, अगर आप 2023 दिसंबर में कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है 100 kg, तो आपका 31 दिसंबर को, तो आपका 1 जनवरी को वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। 1 जनवरी को ये क्लोजिंग था, तो 31 दिसंबर को क्लोजिंग था, तो यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा, तो वो तो डेबिट है। यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, जो भी है, जो भी उसकी अमाउंट है,
उसके बाद जहां जहां पे भी हम देखेंगे कि मटेरियल हमारा डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, वो सारा हमने लिख लेना है। मटेरियल का अकाउंट हम बना रहे हैं तो अब देखेंगे कि मटेरियल कहाँ पे हमारे पास डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ। पहले हमने मटेरियल को परचेज किया तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल हमारे पास डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से। ये तो इंटीग्रेटेड सिस्टम तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इंटरलॉकिंग सिस्टम हम कर रहे हैं। तो कॉस्ट लेजर अकाउंट या मटीरियल, मटीरियल हमारे पास कितना आया, मटेरियल आया कितना वो भी डेबिट होगा। मटेरियल जो मटेरियल हमने खरीदा, मटेरियल जो रिटर्न हुआ वो भी इसी अकाउंट में। रिटर्न देखें आप, जहां पे मैंने आपको बताया है कि अगर मटेरियल रिटर्न होता है तो वो वापस मटेरियल अकाउंट में आता है, तो मटेरियल रिटर्न जो होगा वो भी हम देखेंगे। उसमें से हम देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कितना है, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है, इन सबको ऐड करके लिख लेंगे। क्रेडिट साइड पे हमने ये लिखना है कि क्रेडिट साइड पे मटेरियल किस किस जगह पे क्रेडिट हुआ। यहाँ पे मटेरियल, इधर मटेरियल क्रेडिट हुआ हुआ है, इधर मटेरियल क्रेडिट हुआ हुआ है, मटेरियल का अकाउंट। तो किसकी वजह से, इशूड टू प्रोडक्शन, रीजन लिखनी है इशूड टू प्रोडक्शन। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स में गया, फिर वट एवर वो डायरेक्ट मटेरियल था, इनडायरेक्ट मटेरियल था वो, और फिर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आपने कैसे करना है देखें। अगर तो ये साइड बड़ी है तो डिफरेंस, मतलब दोनों में से जो साइड भी बड़ी होगी उसका डिफरेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ पे रिपोर्ट कर देना, जिससे कैरी फॉरवर्ड होगा अगले अकाउंट के अंदर। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था मटेरियल की एंट्री से रिलेटेड। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसका अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी MA1 की जो पूरी किट की एक वीडियो मैं बना रही हूँ, पूरी की पूरी MA1 की किट के सारे क्वेश्चन जो हैं, जितने भी 230 या 250 क्वेश्चन हैं, उनका पूरा का पूरा एक ही वीडियो आएगी 2-3 आवर्स की। उसमें आपको सारी की सारी वो मिल जाएगी पूरी MA1 की किट के सॉल्यूशंस। तो काइंडली आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और जिस स्टूडेंट के लिए ये स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है उसको भी क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।